नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट डॉक्टर बिशारत एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े गौर से देखिएगा। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह गाजी खान साहब फ्रॉम यूएसए। ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और बड़ा इनका शौक है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में और उसके ऊपर तजर्बे करते रहते हैं, अपने पेटेंट्स भी दायर करते रहते हैं, उनकी एप्लीकेशंस और इसके अलावा बहुत सीनियर लॉयर हैं। तो आज गाजी खान साहब एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो है कि किस तरीके से जो किसान हैं, जो घरों में रहने वाले लोग हैं, जो कि सब्जियां उगाना चाहते हैं, जो क्रॉप्स उगाना चाहते हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर किस कदर महंगी हो चुकी है और ये फर्टिलाइजर के खाद के इतना महंगा हो जाने की वजह से ही जो है तमाम क्रॉप्स महंगी हुई हैं। कल मैं आटा खरीदने गया तो मैं हैरान रह गया कि 100 रुपए किलो इस्लामाबाद में आम मिल का आटा मिल रहा है और जो चक्की का आटा है वो 120 130 रुपए किलो तक चला गया है। तो इसकी वजह यही है बुनियादी तौर पर कि किसानों को खाद महंगी मिल रही है, उनको बिजली अपने ट्यूबवेल्स के लिए महंगी मिल रही है, उनको जो है डीजल महंगा मिल रहा है, उनको जो है ना बीज महंगा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें से हम एक एक करके उनकी ये मुश्किलात दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज ऑर्गेनिक खाद के ऊपर बात होगी। आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। कमेंट्स इस वीडियो पर भी दें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप हमसे किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे, हम किस तरह की वीडियोस पर काम करें। तो अब इसको जो है हमारी वीडियो को देखिए। ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। आज का जैसा कि आपने फरमाया मौजूद जो है यह है लिक्विड फर्टिलाइज़र और इस तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हर शख्स अपने घर में आसानी से बना सकता है, जिसके बनाने में सिर्फ उनको 24 से 48 घंटे लगेंगे, लेकिन उसको फ्री में फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह मैं देता हूँ जैसे आपने दही जमाना हो किसी बड़ी देग में, तो देग के लिए आपको थोड़ी-सी बेट लेनी पड़ती है, थोड़ा-सा दही लेना पड़ता है और उसको दही में जब आप मिक्स करते हैं तो नेचर टेक्स ओवर और उसमें जो है आपको जो चंद ही घंटों में आपका दही बन जाता है सारा का सारा। बिल्कुल इसी मेथड पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये चूँकि टेक्नोलॉजी अमेरिका में और ख़ास तौर पर कैलिफ़ोर्निया में 20 साल से चल रही है। तो मैं इसकी जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं पहले मैं आपको वो दिखाऊँगा। फिर इसका जो बहुत बड़ा हव्वा खड़ा किया गया है उसको मैं डिस्पेल करूँगा ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जितनी मार्केटिंग में ज़ाहिर की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। बिशारत साहब आपने स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दी है? जी, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कि सॉइल सूप इसको कहते हैं, कंपोस्ट टी। ये टेक्नोलॉजी जो है ये किसी भी बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ ज़मीन में ना सिर्फ़ तब्दील कर देती है, उसकी वजह ये है कि ज़रख़ेज़ी वाले जो माइक्रोब्स हैं, वो ज़मीन में ये डाल देती है और उसकी तादाद को 1 सेंटीमीटर में ये कई बिलियन माइक्रोब्स जो हैं ये बन जाते हैं और एक छोटी-सी बकेट में आप इसे बना सकते हैं और ये आपको हमेशा की तरह ये जो है फर्टिलाइज़र से बेनियाज़ कर देगी। इसलिए इसको बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि जितने भी किसान हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।
मैं इस तस्वीर में आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये ब्रियोर इसको बोलते हैं कि कंपोस्ट टी ब्रियोर जो बन रहे हैं इस वक्त यहाँ अमेरिका में मिलते हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड वाला देख रहे हैं ये $2,444 का है, और जो राइट साइड वाला है इसमें इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ये $19,234 का यहाँ अवेलेबल है कैलिफोर्निया में। लेकिन इसको मैं अगर जब खोल के आपको बताऊंगा कि इसके अंदर चीज क्या है, जब आप इस असूल को समझ जाएंगे तो ये मशीनें आपके लिए एक ऐसे ही होगा जैसे बच्चों का खेल होता है। तो आप इसे आराम से अपने डिजाइन से जैसे चाहें बना सकते हैं। इसमें 19-20 हजार डॉलर वाली कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ मार्केटिंग है। इसलिए आपने घबराना नहीं है, बस इसको गौर से आखिर तक देखें, आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। ये सॉइल सूप की ये मशीन जो है ये कहती है कि 20 टन के बराबर, ये चंद जो आपके हैं गैलन, ये इसकी जो फर्टिलिटी रेशो है ऑर्गेनिक की, ये 20 टन खाद के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 एकड़ में 3 इंच मोटी आप खाद डाल दें ऑर्गेनिक जो है, तो जितना फायदा उस जमीन को होगा वो चंद गैलन जो आप घर में बना लेते हैं एक बकेट में, उसका उतना ही फायदा आपको होगा। मैंने ये यूज भी की हुई है, इसलिए मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ थोड़ी सी बातें खुश्क तो नहीं है, लेकिन इंतहाई जरूरी हैं आपके समझने के लिए। तो ये चूंकि अंग्रेजी में कोशिश करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करता चलूं। Soil soup will outperform chemical fertilizer, increasing both plant size and yield. This is due to the interaction of soil soup microbes with the soil microbes and protozoa, soil particles, and the roots of the plant itself. तो कहने का मकसद यही है कि ये इंटरेक्ट करता है सॉइल सूप जो है जमीन के साथ, जमीन के जो माइक्रोब्स हैं उनके साथ, और उनको जो उनकी जो रूट सिस्टम है उसमें भी जाके इनके साथ इंटरेक्ट करके उसको फर्टाइल बनाता है। सॉइल सूप यूज्ड इन एन इंक्यूलेंट फॉर पॉटिंग सॉइल विल सरपास एयरबॉर्न पॉटिंग फंजाई दैट आर रेडिली इनफेक्ट स्टेरलाइट पॉटिंग मीडियम। तो जब भी आप किसी भी पॉट में भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, पॉटिंग सॉइल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसका फंगस लगता है या उसको पैथोजेंस होते हैं, ये उसको भी साफ कर दे के स्टराइल कर देता है, उसको क्लीन कर देता है। The organism in soil soup also produce hormones, vitamins, nutritions, enzymes, amino acids, and minerals needed by seedling cuttings and young plants. Inoculation should be done 2 weeks prior to planting. प्लांट लगाने से 2 हफ्ते पहले अगर इसको आप जमीन में लगा देते हैं तो उसके एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो कुछ जमीन को चाहिए वो फर्टिलिटी उसमें भर जाएगी, सिर्फ 2 हफ्ते पहले लगाने की बात। Plants grown in soil treated with soil soup are healthier due to the symbiotic relationship between the plant and the microbes in the root zone. तो इनका जो आपस का रिलेशनशिप है जो रूट सिस्टम के साथ है, उसकी वजह से द प्लांट्स फीड द माइक्रोब्स, क्योंकि प्लांट जो हैं ये माइक्रोब्स को फीड करते हैं, एंड द माइक्रोब्स प्रोड्यूस मेक अवेलेबल ऑल फूड एंड मेडिसिन द प्लांट नीड्स टू थ्राइव। पौधे को ग्रो करने के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए, जो भी फूड चाहिए, ये जो है ये उसको माइक्रोब्स को मुहैया कर देते हैं। अब इस तस्वीर में आप देखिए कि ये इसको एक बकेट है, बकेट में पानी है, और पानी के अंदर एक लेफ्ट साइड पे ये देखिए एक कपड़ा डाला हुआ है जिसके ऊपर नॉट लगी हुई है। इस कपड़े के अंदर जो है वो मिरेकल चीज है जिसका मैं अभी आपसे जिक्र करने लगा हूं और आपको तफसील बताता हूं, जो फिर आप आसानी से घर में इसको बना सकते हैं। तो राइट साइड वाली तस्वीर में आप देखिए कि मिट्टी का कलर देखें कितना काला स्याह है और किस कदर ये रिच सॉयल आपको नजर आ रही है, बजाय इस बात के कि बिल्कुल येलो सी हो और उसमें से ये शूट्स निकल रही हैं, वो उसकी आप देख सकते हैं कि किस तरह वो ग्रो कर रही हैं। तो ये ऑर्गेनिक्स है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया।
plants grown in soil treated with soil soup are more nutritious than plants grown in soil treated with chemical fertilizer. तो ये ज्यादा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, विटामिन ज्यादा होते हैं. तो soil soup can remediate soil that has been damaged by एग्रीकल्चर केमिकल्स. जो आप पहले केमिकल डालते रहे हैं उसकी जमीन की दुरुस्तगी भी करती है, उसको सेहतमंद बनाती है, इसमें नए माइक्रोब्स जो हैं वो पैदा करती है. तो आप इसको इसकी डिटेल इसमें देख सकते हैं. टाइम इसमें शॉर्ट होगा इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सम अप करूं क्योंकि स्लाइड्स कुछ थोड़ी ज्यादा हैं. ये जो है इसको भी आपको अभी देखने की जरूरत नहीं, बाद में देख लीजिएगा कि फूड फॉरेस्ट लिविंग वेब इसमें है कि दरख्त के जो या कोई भी ट्री है या कोई भी प्लांट है उसका रूट सिस्टम जो है वो कैसे थ्राइव करता है, उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं और एक दूसरे को वो कैसे सपोर्ट करते हैं. जो पत्ते गिरते हैं उनको उनका वो जो कार्बन फिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, वो जमीन के अंदर कैसे होती है, ये इसकी डिटेल इसमें दी हुई है. इसको हम स्किप करते हैं. Soil soup applied to the soil improves water retention. Many of the microbes manufacture protective mucus that acts as a glue. Elaborate soil particles, microbial colonies also make bioslime that is mostly water and is retained to protect the colony. The water retentive property of healthy soil can be 3 to 4 times greater than unhealthy soil. तो कहने का मकसद ये है कि ये माइक्रोब्स एक खुद भी पानी बनाते हैं, म्यूकस बनाते हैं, जो कि पानी को रिटेन करता है, पानी को संभाल के रखता है जमीन के अंदर, ना उसको नीचे जाने देता है बल्कि रूट के लिए संभाल के वहीं खड़ा कर लेता है और वहीं रखता है ताकि देर तक उसको पानी मिलता रहे. तो हेल्दियर सॉइल जो है ये आम आपकी अनहेल्दी सॉइल से 3 से 4 गुना ज्यादा पानी ये रिटेन करके संभाल के रखता है और उसको जाया होने से बचाता है. उसके अलावा यहाँ भी इसमें इसकी डिटेल में जो इंटरेक्शन जो है पौधों का ह्यूमंस के साथ और रिसेप्टर कैसे काम करते हैं इसकी डिटेल है. टेक्निकल डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसको मैं सम अप करूं कम से कम वक्त में. The soil soup applied along the insoluble granulated or powdered minerals such as granite, limestone, and rock phosphate will supply 95% of everything that the soil needs. तो इसमें अगर आपने कुछ पाउडर मिलाना है तो वो सिर्फ इतनी चीजें मिनरल्स का जो है वो आपने मिलाना है, जैसे ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, रॉक फॉस्फेट है. इस तरह की जो इसकी जो डस्ट होती है वो आप इसमें जो आपको जो पत्थर जो कूटते हैं, जो जिनके पास मशीनें होती है पत्थर तोड़ने वाली, उनके पास इसका चूरा मिलता है, इसका पाउडर मिलता है. तो वो थोड़ा सा पाउडर मिला दें तो उसको 95% जो उसको जमीन को चाहिए वो सारा का सारा उसमें से मिल जाएगा. माइक्रोब्स इन सॉइल सूप टर्न ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, storing energy for later use. This is the basic unit of soil fertility. तो जो इसको ये ऑर्गेनिक मैटर को ये ताकतवर जमीन में तब्दील कर देता है, जो एनर्जी स्टोर कर लेता है, जो फर्टिलिटी की पहली इसकी निशानी है. यहाँ एक मैं आपसे तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, ये लेफ्ट एंड राइट आप देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे की तस्वीरें. ये ऑर्गेनिक स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक्सटेंशन सर्विस है, वहां से उन लोगों ने एक मशीन बनाई थी लोगों के लिए और ये उन्होंने फ्री मशीन दे दी. प्लान्स फॉर होम मेड 25 गैलन कंपोस्ट टी ब्रूअर. तो ये उन्होंने प्लास्टिक की कुछ ट्यूबें लेके तो उन्होंने इसका नक्शा दिया हुआ है इसमें कि आपने ये मशीन घर में कैसे बनानी है. अगरचा ये कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी लेकिन बहुत आसान है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा आसान है. और फिर आपको दूसरी बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आएगी कि हमने इसको आगे से कैसे बनाना है. यहाँ इस तस्वीर में ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसने लेफ्ट साइड का जो पेज है यहाँ पर उसमें बताया हुआ है कि आपने क्या क्या चीजें लेनी है. 1/2 इंच पीवीसी क्लैंप है, यानी एक एक जो डिस्क्रिप्शन है, जो चीज इसके बनाने के लिए दरकार है, एक एक पुर्जा कहाँ से लेना है, कैसा होगा, ये पूरी तफसील इसमें दी गई है. और अगर आपने इसको डाउनलोड करना हो तो राइट साइड पे जो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ से आप इसको
कैसे बनाना है, उसकी ये रेसिपी कैसे होगी, इसकी डिटेल इसमें दी गई है। लेकिन जो मैं आपको जुबानी बताने वाला हूँ वो चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको और तरीके से बताऊंगा, वो आपको फिर ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये ज्यादातर एकेडमिक लोगों के लिए, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए से बात करूं जो आम किसान हैं, ज्यादा मालूमात नहीं, टेक्निकल मालूमात नहीं रखते, उनके लिए। When to treat with soil soup? If the soil is hungry and deficient in nutrients, plants are likely to exhibit signs of yellowing on the leaves और वेरियस फॉर्म ऑफ डिस्कलोरेशन। तो अगर प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी है तो उनके पत्ते पीले पड़ जाएंगे या उसमें डीकलराइजेशन होगी, कलर साफ नहीं होगा। Often soil is lacking with minor trace minerals and the microbes can help with making these nutrients available to the soil soup or surrounding mulches or the soil itself. A treatment with soil soup once every week for 2 or 3 weeks in a row would be an inexpensive way to provide the plant with tools that may be needed to solve its own problem. अगर जमीन में बड़ी प्यासी है, कमी है, खराबी है, डीकलरेशन हो रही है, तो इसको हर हफ्ते एक दफा आप इसको ट्रीट कर दें, 2-3 हफ्तों तक, 4 हफ्तों तक, तो वो जमीन आपकी जो है ये दोबारा बेहतरीन फर्टाइल लैंड में तब्दील हो जाएगी। अब यहाँ एक खास चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो few gallons of earth soup equals 20 ton of compost. Everyone can make its batch at home. Save millions of rupees. Here is the secret revealed step by step. यहाँ मैं आपको वो चीज बताने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने इसको किस तरह बनाना है, इसका असूल क्या होगा। एक दफा आपको इस असूल की समझ आ जाएगी तो फिर आप अपने घर में कहीं भी किसी भी डिजाइन की ये मशीन बना सकते हैं। जरूरी नहीं ये ओरेगन यूनिवर्सिटी की हो या आपने बाजार से खरीदी हो, आपके पास एक बाल्टी भी होगी तो आप इसमें बाल्टी में बना सकते हैं। यहाँ मैं तफसील आपको दिखा रहा हूँ। आपके पास जो है सप्लाईज क्या है, 2 से 5, 2 चाहिए, 5 गैलन बकेट्स आपको चाहिए, 1 गैलन मेन्योर कंपोस्ट आपको चाहिए। 1 गैलन का मतलब यह कि राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये खाद जो है ये उन्होंने रखी हुई है, तैयार खाद जो है। यहाँ जो बात वो नहीं बता रहे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये खाद आपने कैसे लेनी, ये खाद आपने लेनी है वो जो गर्म हो। गर्म का मतलब ये है कि जब आप खाद का अमल शुरू होता है, डीकम्पोजिशन शुरू होती है, तो गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और हीट काफी तेज गर्म होती है। जब आप किसी अगर खाद आप पत्तों की खाद बनाना शुरू करते हैं या गोबर की खाद आप लेके उसमें केंचुए डाल देते हैं ताकि खाद बनना शुरू हो जाए, तो चंद दिनों के बाद हो सकता है केंचुए इतनी गर्मी से मर जाएं, क्योंकि वो इतनी हीट ज्यादा होती है। तो उसमें आप अगर हाथ डालेंगे तो आपको बहुत गर्म आगे से लगेगी। तो गर्म का मतलब यह है कि वहां एक्शन हो रहा है। आपने वो वाली खाद लेनी है, ऑर्गेनिक खाद, जो गर्म हो, यानी वार्म हो, ताकि आपको पता लगे कि उसमें एक्शन जो है, इसमें जो माइक्रोब्स का एक्शन स्टार्ट हो चुका है, वो वाली लेनी है। दूसरा, उसमें एक आपको एक्वेरियम पंप चाहिए। एक्वेरियम पंप का जो होता है कि यानी इसका मकसद सिर्फ एक ही है, पंप का, हवा देना। हवा क्यों देते हैं? जब माइक्रोब्स बढ़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लिहाजा आपने वहां एक्वेरियम पंप का नाम एक्वेरियम इसलिए लगा दिया है कि आप कोई भी पंप ले लें जो हवा वाला पंप हो। मकसद ये है कि जब हवा उसमें से पानी से गुजरेगी तो उसको वो ऑक्सीजन डिलीवर करेगी, जितनी ऑक्सीजन की कमी है वो दूर हो जाएगी। वन गैंग valve टू डिवाइड द एयर सप्लाई इनटू सेवरल स्ट्रीम्स। तो वो आगे से उसको एक शाखें बना लें उसके आगे से, कि वो जो पानी में जो हवा जा रही है वो एक नाली के जरिए ना जाए, बल्कि उसमें आप उसके मल्टीपल बहुत सारी तारें बिछा दें, ताकि कोई किनारा खाली ना रह जाए जहां एयर बबल ना हो, ताकि कोई वेकेंट एरिया ना रह जाए। और आपने इसको खूब हर तरह से हवा देनी है ताकि पानी में
ऑक्सीजन मिक्स होती रहे और जरा जो वो बैक्टीरिया वहां हैं उनको सप्लाई जारी रहे। 4 गैलन 4 गैलन ऑफ वाटर, 3 फीट प्लस एक्वेरियम होज, अनसाल्टेड मोलेसेस। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने माइक्रोब्स की फूड भी डालनी है। और फूड क्या होगा? मोलेसेस। मोलेसेस क्या होता है? जैसे जिसको आप कहते हैं गन्ने की राब है। लेकिन जब गन्ने की राब को आप गन्ने को साफ करते हैं तो उसमें सल्फर डालते हैं, गंधक डालते हैं। तो ये गंधक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सल्फ्यूटेड मोलेसेस होना चाहिए, जिसमें अभी उन्होंने उसमें डाली ना हो, यानी अभी काली काली हो, और वही जो उसकी राब है उस वक्त काम आएगी। अगर उसमें सल्फर डल गई तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो है माइक्रोब्स मर जाएंगे। जो पानी आपने लेना है, जो इसमें नहीं बताया गया है, वो है कि पानी आपने नलके वाला पानी नहीं लेना है, टैप वाटर नहीं लेना है, उसमें क्लोरीन मिक्स हुई है और क्लोरीन उन माइक्रोब्स को भी मार देगी, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। आपने कुएं का पानी या ट्यूबवेल का पानी लेना है जो अनट्रीटेड है। और अगर आपके पास और कोई चारा नहीं, आपके पास सिर्फ टैप वाटर है, तो टैप वाटर को आप 24 घंटे खुला रख दें ताकि क्लोरीन उड़ जाए। उस पानी को फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी थी जो किताबों में नहीं लिखी हुई है। यहाँ इस तस्वीर में आप देखिए कि वो जो है ये एक पॉइंट से हवा आ रही है और आगे से उसकी 3 शाखें उसने 3 प्लास्टिक ट्यूब्स के आगे लगा दी हैं ताकि वो 3 हिस्सों में हवा तकसीम होके तो उसमें से चले जाए। इस तस्वीर में देखिए कि उसने वो किनारे पे, उसके बाल्टी के किनारे पे इसको रख दिया ताकि हवा नीचे चली जाए। अब इसके अंदर वो पानी भरेगा और उसके में जो हवा छोड़ेगा, तो हवा छोड़ने से ये है कि बबल्स बनेंगे। तो और ये 3 तरफ से आप 3 की बजाय 5, 6, 7, 8 जितनी ट्यूब्स छोटी लगा सकते हैं लगा लीजिए, ताकि मैक्सिमम जो हवा है हर तरफ से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। आपने ऑक्सीजन नहीं देनी, आपने हवा देनी है, बाकी पानी का काम है वहां से ऑक्सीजन वो ले लेगा। यहां उसने क्या किया कि बाल्टी में खाद, जो नीम गर्म खाद डाल दिया और खाद के साथ उसने ये ट्यूब्स आगे इसमें लगा दी हैं और साथ में राइट साइड पे उसका पंप पड़ा है, छोटा सा पंप है। ये आम वो एक्वेरियम पंप आम जो मिल जाता है वो लगाया हुआ है। मकसद ये है कि हवा वाला पंप है, कोई भी हो, लेकिन इतना जोरदार नहीं होना चाहिए कि भाई वो सारा कुछ उड़ जाए, पानी उछलने लगे, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मुनासिब सा होना चाहिए। यहाँ वो पानी जो है इस बाल्टी में, इस तस्वीर में देखिए कि वो डाल रहा है। मैं जुबानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें पढ़ने की बजाय, ताकि आपको समझ आए कि नीचे खाद डाली, उसमें ट्यूब्स डाली हवा वाली, ऊपर से पानी जो है वो स्प्रिंकल कर दिया, दे दिया। जरूरी नहीं आप स्प्रिंकल करें, ये उसका एक तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो तरीका है, कम से कम आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब यहाँ जब उसने सारे काम कर लिए थे, अब उसमें वो मोलेसेस डाल रहा है। ये ऐसा मोलेसेस है जिसमें यहाँ तो अमेरिका में तो ये मिल जाता है, पाकिस्तान में भी आप जहाँ वो गन्ने के का एरिया होता है वहां से आपको ये मिल जाना चाहिए। और इसमें सिर्फ इतनी एहतियात है कि सल्फर ना डली हो, कोई केमिकल ना डला हो, केमिकल के बगैर हो, ताकि उसमें उसके माइक्रोब्स कोई कोई नुकसान ना पहुंचे और वो आराम से मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसमें मोलेसेस ये फूड है माइक्रोब्स की, क्योंकि उन्होंने बढ़ना है, अपनी कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी से उन्हें मिलियंस एंड बिलियंस में आगे बढ़ना है। तो उनके लिए उनको फूड, एक उनको आपने ऑक्सीजन दे दी, दूसरे आपने उनको फूड दे दी। अब यहाँ उसने जब पानी मिला दिया, इस तस्वीर में आप देखेंगे, तो टर्न द एक्वेरियम पंप एंड लेट द मिक्सचर ब्रीव फॉर 2 to 3 days। इसने 2 से 3 दिन दिए हैं ताकि वो पानी इसमें मिक्स होता रहे और हवा उसमें मिक्स होती रहे, और इस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो ब्रीव होते रहे, बढ़ते रहे आपस में। अब जब इसने एक और काम किया है आखिर में, जब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये किया कि उसने एक कपड़ा रखा है एक और दूसरी बकेट के ऊपर, और वहां ये को इसको कपड़े से फिल्टर कर रहा है ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तो बाहर रह जाएं,
और खालिस इसकी जो टी बनी हुई है, जो ब्रू हुई चाय बनी है, या अर्थ टी है, या सॉइल सूप जिसको हम बोलते हैं, ये बाल्टी में चला जाए और इसमें ज़रात ना रहे, ताकि स्प्रे करने में में माइक्रोब्स तो चले जाएं, लेकिन इसमें जो उसका पार्टिकल्स हैं वो उसको क्लॉग ना करें स्प्रेयर को। यहाँ इसने वो जो साफ किया हुआ पानी है, जो उसने माइक्रोब्स जिसमें मिले हुए हैं, वो उसने इसमें एक वो स्प्रे करने के लिए अपने इस जग में डाला हुआ है और इसको ये स्प्रे करेगा। तो ये तो इसकी कहानी थी। अब यहाँ इसको आप पौधों को दे सकते हैं, पौधों के पत्तों को दे सकते हैं, उसकी जड़ों को दे सकते हैं, जहां भी आपका दिल चाहे। तो ये जो एलेक्सर ऑफ लाइफ है इनके लिए, जो इनके लिए आबे हयात है, फर्टिलिटी का खजाना है, ये कई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जमीन की फर्टिलिटी में और जमीन को जरखेज कर रहे हैं। अब जो है इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका और तरीका क्या हो सकता है, उसका दूसरा तरीका मैं जुबानी आपको बताने लगा हूँ, वो ये है। इसको मैं इधर से शेयरिंग को बंद करके आपको जुबानी आपको बताने लगा हूँ। बजाय इस बात के कि आप खाद को, ऑर्गेनिक खाद को डायरेक्टली, थोड़ी सी खाद को आप बाल्टी में डालें, आप उसको एक कपड़े में बांध लें और कपड़े को पानी में लटका दें, ताकि पार्टिकल्स जो हैं ये तो अंदर ना जाएं, लेकिन उसका जो माइक्रोब्स है वहां से निकल के पानी में शामिल हो जाए। अब उसमें सिर्फ पानी में माइक्रोब्स रहेंगे, इसका रंग भी हल्का रहेगा, इसमें पार्टिकल भी कोई नहीं जाएगा, और वो माइक्रोब्स जो हैं वो कई बिलियंस की तादाद में बढ़ते जाएंगे पर सेंटीमीटर। तो ये अगर आपने 5-6 गैलन इसका बैच तैयार किया है, तो 5-6 गैलन का मतलब तकरीबन 20 से 25 टन आपने खाद आपकी बना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपका बन गया। इसको आप, जो दो तरीके होते हैं, एक तो जहां आपने पानी खेतों में लगाया हुआ है खाल में, उसके साथ आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पानी को मिला देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहें, ताकि वो पानी के साथ मिलता हुआ वो खेतों तक चला जाए। दूसरा यह है कि खेतों पर अगर फसल लगी हुई है तो आप जो स्प्रेयर है वो लेके चले जाएं और फसलों के ऊपर स्प्रे कर दें। तो जो उनकी डिजीज होगी वो बड़ी हद तक डिजीज भी खत्म हो जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा और यील्ड भी बढ़ जाएगी। तो ये वो तरीका है जिसमें आपको किसी भी खाद खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑर्गेनिक खाद आप घर पे बनाइए, और जो इसका माफिया है हम उसको सजेस्ट करते हैं कि वो इसको, अपनी खाद को एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्रीज को, ताकि हम अपने कंट्री में ऑर्गेनिक खाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। केमिकल जो हम हर रोज जहर खाते हैं इन सब्जियों के जरिए, तो उनकी हमें जरूरत नहीं रहेगी। जब स्प्रे हम करते हैं तो केमिकल स्प्रे करते हैं, वो भी जहरीले होते हैं, वो भी फलों पर आ जाते हैं, सब्जियों पर, उनकी फ्रूट पे आ जाते हैं, वो भी एक पॉइजन है। तो आप पॉइजन खाने से ये अगर बचें, तो ये आमतौर पर ये देखा गया है कि ये ऑर्गेनिक जो सब्जियां, फ्रूट और जो भी बाजार में मिलता है, ये 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा होता है दूसरे से। तो एक उसकी जो वैल्यू है वो अब बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगी आपके क्रॉप में। तो आप महंगी ना भी करें तो भी आपकी क्रॉप कम से कम इतनी हेल्दी होगी कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जो आजकल फैली हुई हैं, इसमें भी बड़ी कमी हो जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें आपके साथ कोऑपरेट कर सकता है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें इसके साथ आपकी मदद कर सकता है। और मेरे बाकी की तफसील मेरे ख्याल में डॉक्टर बिशारत साहब जो है ये आपको दे देते हैं। ओवर टू यू बिशारत साहब, योर वॉइस इज नॉट शुक्रिया कमिंग। गाजी खान साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन दी और हमें बताया कि किस तरीके से ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे जो है महंगी खाद जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है उससे जान छुड़ाई जा सकती है। मैं आपको अर्ज करूं कि इस सिलसिले में और क्या कर सकते हैं किसान भाई, कि जितना भी देखें गांव डंग, हर जो है गांव में जहां उनके डेरे होते हैं उसमें उन्होंने जानवर पाले होते हैं, गाय भैंसें होती हैं। तो उन गाय भैंसों का जो गोबर है उसको वो बायोगैस प्लांट्स वहां पर लगवाएं और उसमें उसकी जो स्लरी होती है, उससे जो पानी के साथ गोबर मिलकर निकलता है, वो बहुत एक अच्छी क्वालिटी की खाद बन जाती है।
तो जिस तरीके से ये फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करें, इस तरह वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। उससे आपको बायोगैस भी मिलती है, जो कि आपके चूल्हा जलाने के काम आती है। दिन में 3 दफा आपको फ्री गैस मिलती है, और मीथेन होती है वो। और उसके अलावा आपको जो बायो स्लरी मिलती है वो आम खाद से कम भी 60 से 70 गुना बेहतर यील्ड आपको देती है, और बेहतर आपकी क्रॉप्स होती हैं। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शहरों का जितना भी सूवेज है, वो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर इस तरह के जो है लगते हैं, जहां पर उसका इस तरह की मशीनरी लगती है, जिसको मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करते हैं वो। ऑर्गेनिक वो उसमें जो है एरोबिक और एनोरोबिक दोनों तरीकों से इसको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद जो उसका स्लज होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और उससे भी यही मीथेन गैस निकलती है। और उस मीथेन गैस को भी आप जो है बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सीएनजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका जो स्लज है उसकी डीवाटरिंग करके उसको वो बेहतरीन खाद बन जाती है। ये खाद जो है हम इस्लामाबाद में बना रहे हैं, और ये बहुत महंगी बिकती है। और इतनी ये बना नहीं सकते कि वहां पे लोग लाइनें बनाकर इस खाद को खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि इतना अच्छा उसका रिजल्ट होता है। और ये एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। तो ये लिक्विड वेस्ट से बनती है। इसी तरीके सॉलिड वेस्ट से बनाने के लिए लाहौर में कंपोस्ट प्लांट लगा हुआ है, जो कि सॉलिड वेस्ट में जो प्रोड्यूसिबल मैटर होता है उसको कन्वर्ट करते हैं टू फर्टिलाइजर। वो कंपोस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके जरिए वो खाद बनाते हैं। वो खाद एक्सपोर्ट भी होती है। तो बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके मुल्क में इस वक्त नेचुरल गैस जो है वो डिप्लीट हो रही है, वो आपको मुल्क मुल्क में कम से कम होती चली जा रही है, और आप जो है खाद नहीं बना सकते, उसके साथ भी नेचुरल गैस जो है उसका रॉ मटेरियल होता है, तो आप जो है ऑर्गेनिक की तरफ आइए। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका बहुत अच्छा हमें जो है काजी खान साहब ने बताया, बाकी 2-3 तरीके मैंने बताए हैं आपको। इन तरीकों पर काम किया जाए, हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। और ये जो लिक्विड है, इसमें सिर्फ देखना यह है कि इसकी कॉस्ट क्या आती है। ये भी गाजी खान साहब जरा बता देंगे कि कितनी सस्ती पड़ती है, क्या इसकी कॉस्ट आती है। और आम अगर उससे कंपैरिजन करें, आम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है उससे मुकाबले में ये कितनी सस्ती है, तो उससे किसान भाइयों को और मदद मिल सकती है। और पाकिस्तान में कहाँ पर अवेलेबल हो गई, किस तरह अवेलेबल होगी ये इसकी सीड, और इसकी सीडिंग करने के लिए और इसको तैयार करने के लिए, तो ये मेरा ख्याल है एक हमें प्रोग्राम और करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी रिसर्च करके ये जरा इसके स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने इसमें बात की थी, स्टेप बाय स्टेप उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से वो ये खाद कहाँ से ये ले सकते हैं, और किस तरीके से इसको फिर जो है अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कॉस्ट कंपैरिजन करके कि ये जो है उससे कितनी सस्ती पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, और हम भी आपको गाहे बगाहे गाइड करते रहेंगे। अब आप ऐसा कीजिए कि हमें कमेंट्स भेजिए, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कमेंट्स में लिखें, और उसमें आपको जवाब दिए जाएंगे, और आपको बताया जाएगा, जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। तो आपकी तसल्ली कराई जाएगी कि ये खाद जो है कितनी जो है अच्छी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और ये जो है आपकी ज़मीन के लिए कितनी अच्छी है, पैदावार कितनी बढ़ा सकती है, और कितनी सस्ती है। और क्योंकि पाकिस्तान में गैस अब खत्म हो रही है, तो पाकिस्तान में जो खाद बनाने वाले कारखाने हैं वो ये याद रखिए कि एलएनजी जो है वो बहुत महंगी है। एलएनजी के जो ठेके हुए थे वो $4 पर MMBTU हुए थे, जो किए गए थे नून लीग की जब पहले हुकूमत थी उस जमाने में। लेकिन अब वो $40 पर MMBTU तक पहुंच गई है, 10 गुना महंगी हो चुकी है। तो किसी तरीके से भी वो वारा नहीं खाती। किसी तरीके से भी अगर आप एलएनजी को इंपोर्ट करते हैं, तो ना वो डोमेस्टिक कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर सकता है, ना कमर्शियल कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, ना इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, ना उस पर खाद बनाई जा सकती है उससे। तो आपको इन ऑर्गेनिक तरीकों की तरफ ही आना पड़ेगा, और इसी से जो है आपको पैदावार अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसमें इसमें ये डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ी सी मैं थोड़ी वजाहत एक और चीज की भी कर दूं, वो जी जरूरी है। मेरा कंसर्न इसमें ये जब जब जहां तक आपने प्राइस कंपैरिजन की बात की, बहुत अच्छी बात आपने की। एक मुट्ठी भर आपको खाद चाहिए, जैसे मैंने दही की मिसाल दी थी। जी, ये कहाँ किसी से मिलेगी इनको पाकिस्तान में? किसी भी जहां जिसके पास भी गोबर है उसके पास खाद मिल जाएगी आपको। अच्छा। और अगर आपके पास नहीं है तो तरीका भी मैं बता देता हूँ।
उसका आपके तरीका ये पास होता 2 मिनट्स हैं जी, 2 मिनट्स है, में आप वही एक्सप्लेन मैं अर्ज करने लगा हूँ। अगर आपके पास 1 पाउंड गोबर है, तो उसमें 1 पाउंड जो है वो अर्थवर्म्स मिला दें और रख दें, दूसरे दिन खाद वहां से पकड़ लें। नहीं, इतना ये तो सिंपल सा ये काम। तो ये तो ठीक हो गया। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर आप बना रहे हैं, मैं उसकी अर्ज करने लगा, उसमें 48 आवर्स लगते हैं और पानी चाहिए इसमें, और थोड़ा सा मोलेसेस, जैसे आपकी शक्कर है या गुड़ है आपका, वो चाहिए काले रंग का। उसके अलावा और कोई कास्ट नहीं है, और जो आपको फायदा होता है उसका अंदाजा लगा लें, क्योंकि एक मुट्ठी भर चीज आपने लेनी है, पानी से मिक्स करनी है, और उसकी वैल्यू 20 टन खाद के बराबर है। और इसमें दूसरा जो मैं अर्ज करने लगा था वो मीथेन के बारे में है। मीथेन गैस का मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि ये कई गुना ज्यादा मोहलक है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका बनता है, ये इसमें एक बहुत बड़ा अमेरिका में कंसर्न समझा जाता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ इनकरेज नहीं किया जाता। पाकिस्तान में तो अभी इसका खैर अभी बिगनिंग है, लेकिन ये है कि इसको अच्छा नहीं समझा जाता। जहां तक एलएनजी और गैस का ताल्लुक है, इसके बारे में मैं एक स्पेशल और प्रोग्राम करूंगा अच्छा, अगला नहीं, मैं हफ्ता। ये आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मीथेन गैस अगर आप हवा में छोड़ रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर में, और वो एनवायरनमेंट में जा रही है, तब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है ना। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपने उसको कैप्चर करना है उसको। अभी जो क्या होता है कि जितना भी डिकम्पोज होता है सूएज, तो वो सारी की सारी जो मीथेन है वो हवा में जा रही है, वो डैमेज कर रही है एनवायरनमेंट को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसे कैप्चर करें, उसे कैप्चर करके इस्तेमाल करें सीएनजी के तौर पर, या जो है वो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है ना सीएनजी, आपने वरना तो इंपोर्ट करनी है एलएनजी। तो उसकी जगह आप जब ये मीथेन गैस जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने चूल्हों में भी जलाना है, चूल्हों में आप जलाएंगे ना, कुछ तो जलाएंगे, तो वो जो है जब आपकी खत्म हो रही है मुल्क से गैस, तो उसकी जगह पर आपको ये जो है गैस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से आती है। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब, वक्त खत्म हो रहा है आज की इस वीडियो का। इंशाल्लाह कल हम एक और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ।